नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। क्या सियासी नफरत में किसी की जान भी ली जा सकती है? क्योंकि कश्मीर हो या बंगाल, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनका अपहरण कर जान ली जा रही है। ताजा मिसाल कश्मीर में मारे गए बीजेपी नेता वासिम बारी हैं, जो सच्चे देशभक्त थे, तिरंगा लेकर चलते थे। आज सीएनबीसी आवाज में उनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिनकी पिछले दिनों आतंकवादियों ने हत्या कर दी। सिर्फ उनकी हत्या नहीं करी, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। उनके पिता, उनके बड़े भाई, दोनों को समाप्त कर दिया। और आज बारामूला में बीजेपी नेता मेराजुद्दीन मल्ला का अपहरण कर, जिसे ढूंढ रही है पुलिस, फौज वहां की। तो दूसरी ओर बंगाल में भी बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव बाजार में लटका मिला। यह खौफनाक था, जिसके बाद बीजेपी अपने विधायक की मौत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है। आज सीएनबीसी आवाज टक्कर में कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बंगाल प्रभारी, भी जुड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ या फिर बंगाल में बीजेपी के खिलाफ, बंगाल से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के खिलाफ एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे तो मार दिए जाओगे। लोकतंत्र के ठेकेदारों से आज मेरा सवाल है, कितने ट्वीट करें आपने इस पर, कितने मोर्चे निकाले, कितनी मोमबत्तियां जलाई? लुटियंस गैंग से आज मेरा सवाल है कि कितने बार आपने अपनी राय रखी इस विषय पर? क्योंकि शर्म की बात यह है कि कोई नहीं बोला, इसलिए आज इस पे बोला भी जाएगा और टक्कर भी ली जाएगी सीएनबीसी आवाज पर। 3 तस्वीरें, क्रूरता की 3 अलग अलग कहानियां, लेकिन निशाना सिर्फ एक, भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत आज की घटना से करते हैं। बारामूला में बीजेपी नेता मेराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया गया। मेराजुद्दीन सड़क पर पैदल जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोग कार में उन्हें ले गए। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिशियंस है या जो यहाँ के कार्यकर्ता है, उन पे खुद एक रिव्यू लेके जो सिक्योरिटी उनको डिजर्व करते वो उनको मिलनी चाहिए। जो परसों वाकया हुआ, जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो हमारे 3 कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया एक ही फैमिली से, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी को सीरियस होना चाहिए। इसी महीने की शुरुआत में बांदीपुरा के स्थानीय बीजेपी नेता शेख वसीम बारी को गोलियों से छलनी कर मार दिया गया। फायरिंग में शेख वसीम के पिता और भाई की भी मौत हो गई। सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि कश्मीर में बीजेपी नेताओं के प्रति इतनी नफरत दिखाई जा रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ कश्मीर का नहीं, बंगाल से आई ये तस्वीर भी इतनी दर्दनाक है कि हम उसे पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की रिजर्व सीट हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव उनके गांव के ही एक बाजार में लटका हुआ मिला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह हत्या टीएमसी ने करवाई है, लेकिन इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की। पश्चिम बंगाल के साथ अराजक राज्य हो गया है। वहाँ की सरकार को दूसरी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, और इस सरकार को एक मिनट के लिए भी वहाँ पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए विधानसभा भंग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन के साथ टीएमसी के दल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी भी राष्ट्रपति को सौंपी। खबर है कि चिट्ठी में विधायक की मौत पर शुरुआती जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब टक्कर में एक एनालिसिस, बीजेपी के खिलाफ रक्त चरित्र के एनालिसिस जरूर सुनिए। 370 हटने से कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ बौखलाहट है आतंकियों की। कश्मीर में असली लोकतंत्र से बेचैन हुए हैं आतंकवादी। हिंसा के जरिए लोगों को बीजेपी से दूर रखने की यह बड़ी कोशिश है। बंगाल में सियासी वर्चस्व की लड़ाई में खून की होली खेली जा रही है। ममता बनर्जी को ना कांग्रेस से खतरा है, ना ही लेफ्ट से। कश्मीर से बंगाल तक नेताओं की हत्या कर बीजेपी से दूर रहने का बड़ा संदेश दिया जा रहा है। आज इन 6 पॉइंटर्स के साथ ही हम इस बड़ी बहस को शुरू करेंगे सीएनबीसी आवाज पर टक्कर में। शाहनवाज हुसैन
मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या संदेश बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, अध्यक्ष तक, क्या संदेश देना चाह रहा है बंगाल, क्या संदेश देना चाह रहा है कश्मीर में जो कुछ हुआ है? अमीश देवगन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिस तरह कश्मीर में और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, कम से कम आपने इस पर चर्चा रखी। लेकिन बंगाल के अंदर भी जो लोग ये समझ रहे हैं, खासकर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं तालिबानी कांग्रेस हो गई। जिस तरह तालिबान के लोग मारकर चौराहे पर टांग देते थे, उसी तरह हमारे वर्कर की पहले भी पोल से टांग कर हत्या हुई। एक सिटिंग एमएलए का मारकर उसकी हत्या करके ममता बनर्जी की सरकार उसको आत्महत्या बता रही है। भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। हमारे बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रपति जी से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर ममता जी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दबा सकती हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हम लोग संघर्ष करके जनता के हित की आवाज को उठाते रहेंगे। और वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए। धारा 370 समाप्त हुई, जश्न मना और पूरी घाटी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के साथ खड़ी। यह आतंकवादियों के आंख में चुभ रहा है। वो अब जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं। वो वसीम बारी हमारा कार्यकर्ता था, हमारा जिला अध्यक्ष था, और उसकी जिस तरह हत्या की, उसके परिवार में अब सिर्फ उनकी पत्नी और 2 बच्चे रह गए। उनके परिवार में उनके बड़े भाई, 2 भाई थे, दोनों भाई और पिता की हत्या दरवाजे पर कर दी। हमारे अभी एक वर्कर को किडनैप कर लिया। ये लोग अगर सोचते हैं, जो लोग अमीश देवगन आपका प्रोग्राम रहे होंगे, उनको कड़ी चेतावनी देता हूं, ऐसे आतंकियों को, तुम्हारी गिदर भपकी से हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब घाटी में भी दिल्ली पुलिस के मेरे सूत्र कहते हैं कि धमकी तो आपको भी मिल रही है लगातार। देखिए, मैं ऐसी धमकी चमकियों से डरता नहीं हूं। मुझे धमकी देने वालों की खबर जहां मुझे देनी थी वहां दे दी, और निर्भीक होकर, निडर होकर भारतीय जनता पार्टी में काम क्या धमकी? मैं जानना चाह रहा हूं, आपको धमकी क्या मिली है? देखिए, जो ऐसी ताकत हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग जब काम करते हैं तो उनके आंखों में जो चुभता है, ऐसे अलगाववादी, कट्टरपंथी, ऐसे अलग अलग सोच के कट्टरपंथी, उन कट्टरपंथियों को साफ संदेश देना चाहता हूं। बीजेपी में जो कार्यकर्ता आता है वो किसी की धमकी चमकी से डरने वाला नहीं है। मैं जाता हूं कश्मीर के प्रचार में, इस बार भी महबूबा मुफ्ती खड़ी थी, हम अपने पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार में गए थे, छावनी बनी हुई थी। हमारे वर्कर ने कहा कि यहां पर माहौल खराब है। मैंने कहा कोई भी माहौल हो, उन आतंकियों की छाती पर पैर रखकर भाषण करने को तैयार हूं, डरने वाला नहीं हूं। और हमारे जो कट्टरपंथियों का काम ही है धमकी करना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला है। खालिद अब्दुल्ला, जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट क्यों थी? ये उन्हीं लोगों के एजेंट होंगे। ये कौन है, परिचय दिलाइए पहले, कौन है ये नया खालिद अब्दुल्ला, और कौन है? आप सवाल का जवाब दीजिएगा और लगातार मत भूलिएगा, क्योंकि शिकायत ये है कि आप लगातार बोलते हैं, बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दीजिएगा। खालिद अब्दुल्ला साहब, आवाज मिल रही है ना आपको? एक सेकंड, खालिद अब्दुल्ला जी बताइए, ये मुस्कुराहट क्यों आ रही है आपके चेहरे पे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये मालूम नहीं और सभ्यता से बाहर हटकर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पैनलिस्ट और बैठा हुआ उसको बोले ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया, इसको आप सब पूछ के बताना होगा, इनको पूछ के नहीं बताना होगा। ये कौन है, कौन है आपको, ये आतंकवादियों के, आपको परिचय ये मुस्कुराने वाला कौन है? परिचय कौन है? आतंकवादियों की हरकत पर आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में बोला नहीं। अगर आपको बीच में बोलने की जरूरत है तो सबसे बड़ा आतंकवाद आप है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक
जिस तरह से मुसलमानों से नफरत करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, उसी में एक शामिल है आपका नाम, जो आप बार बार कह रहे हैं कौन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अमीश जी, अलगाववादी है, कौन है ये? आप बहुत बड़े नफरतबाज आदमी हो। आप अलगाववादी का लीडर आप हो, नफरतबाज आप हो। आपका ही काम नफरत करने का है, मेरा काम, मेरा पैगाम मोहब्बत भेजने का है। आप समझ लो, आपको पैगाम नफरत का मालूम है, मेरा पैगाम मोहब्बत का है। इसलिए मैं आप लोगों से बात और मुंह नहीं लगाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी आपके कार्यकर्ता हैं। अमित जी, ये आपने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम के विधायक थे। इनको ये भी मालूम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये मालूम है, ये मालूम नहीं है, शामिल नॉलेज नहीं है वो बीजेपी। खालिद अब्दुल्ला, आप टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आपको एक सेकंड 4 बात खालिद अब्दुल्ला, आप टीएमसी के नेताओं में से, वरिष्ठ नेताओं में से एक है। सुनिए बात, खालिद नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने बोला कि आपको जानकारी नहीं है, ये विधायक 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ये बीजेपी के विधायक थे, अब ये बीजेपी के नुमाइंदे थे वहां पर। कौन वक्ता है मुझे मालूम नहीं है, तो पूरे तौर से ये डिस्टर्ब किए हैं। ये मेरे बीच में ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आपको पता नहीं बीजेपी कैबिनेट फॉर्मर होते हैं, फॉर्मर कैबिनेट फॉर्मर होते हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। अभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं मानता हूं, फॉर्मर हमेशा फॉर्मर होता है, कभी भी बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर भी कार्यकर्ता होता है, तुम लोगों की तरह नेता नहीं होता। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता जरूर होता है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, तमीज तो आपको सीखनी चाहिए, आपको तमीज सीखनी चाहिए। आप तुम में उतर गए हो, अगर आपको सभ्यता मालूम नहीं है तो आपको पहले सभ्यता सीख के आना चाहिए। आपका विधायक नहीं है, आपका विधायक, मैं समझता हूं विधानसभा में अभी भी वो सीपीएम के नाम से विधानसभा में उसका नाम देंगे। सीपीएम का विधायक कमाल की बात कर रहे हैं आप, सीपीएम के नाम से विधानसभा में क्या बोल रहे हैं खालिद अब्दुल्ला? लेकिन मैं इसकी निंदा, खालिद अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, एक सेकंड रुकिए। शाहनवाज एक सेकंड शाहनवाज जी एक सेकंड। खालिद जी और ऑडियो डाउन करिए। शाहनवाज मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, खालिद अब्दुल्ला आपका भी ऑडियो डाउन कराओ। खालिद अब्दुल्ला आपने क्या बोला? वो आपके विधायक नहीं है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक है। हालांकि वो 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपकी जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के भी विधायक है। सुनिए बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। खालिद भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप बीच में मत बोलिए। अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी शामिल हो जाएंगे तो बाजार में उनको फांसी से लटका दिया जाएगा और उसको टीएमसी का प्रवक्ता या जस्टिफाई करेगा। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और शर्म की बात उन लोगों के लिए भी है जो चुप है इसके ऊपर, जो चुप है इस पूरी बात। आप क्या अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी विधायक है तो उसको गले से पकड़ के लटका देंगे आप लोग और उस बात को जस्टिफाई करेंगे। मैं घोर निंदा करता हूं। मैं शाहनवाज हुसैन आपने 14 मिनट बात निंदा, 12 मिनट जस्टिफाई करते रहे। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। किसी की भी हत्या हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो, मैं हमेशा निंदा करता हूं। ये निंदा करने की बात है। वसीम बारी की हत्या हुई, वो एमएलए की हत्या हुई और ये मुस्कुरा रहे थे। मैं किसी की हत्या पे मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं आपकी भाषण पे मुस्कुरा रहा हूं। आपकी भाषण, आपकी वक्तों पे आपके मुस्कुराहट मिलती है मुझे। क्यों? आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वसीम बारी की हत्या हुई, कौन आ गया, आतंकवादी ने हत्या कर दी, इसके लिए और मैं ये बेशर्मी के साथ ये मुस्कुरा रहे थे। बताइए, इतना भी दो शर्म तो आपको लगनी चाहिए, शर्म आपको लगनी चाहिए। मुस्कुरा क्या रहा था? आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों मुस्कुरा? बेशरम तुम हो, बेशरम तुम हो। मर्यादित बोलिए। तुम अपनी शर्म से पार कर रहे हो, मर्यादा से उतर रहे हैं, या तुम में चले जा रहे हैं। मैं इनसे मर्यादा पे बात कर रहा हूं या तुम में चले जा रहे हो? मैं कार्यकर्ता की हत्या की बात पे मुस्कुराएंगे ना? एक सेकंड आप सोचिए। शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, एक एमएलए को गले से पकड़ के लटका दिया गया है, वो क्या करेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं।
क्यों मुस्कुराया वसीम बारी की हत्या पे? कभी नहीं। वसीम बारी की शहादत हो गई और ये आदमी मुस्कुराएगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज। आप कहते हैं कि ये मैं इनकी भाषा पे मुस्कुराहट आ रही, जो झूठ बोल रहे इनकी थे। भाषा? नहीं, अरे वसीम जो बारी अपने की परिवार के शहादत 2 हुई, सदस्यों को खो कश्मीर चुका में हो, आप क्या बात कर रहे हैं वो आप? मारे खालिद गए। भाई, मैं और फिर ये कह रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं फिर इनके कह रहा हूं कि इनके किसी परिवार भी के हत्या- 2 सदस्य चले गए हैं। जानलेवा पे मैं निंदा करता हूं, मैं घोर निंदा करता हूं। नहीं, निंदा करोगे और मैं मुस्कुराओगे। घोर निंदा करता बीजेपी हूं। के अमित शाह बीजेपी के जी, कार्यकर्ता के हत्या पर अमित मुस्कुराना ये अमित कहां देवगन जी, जाए? मैं कहां जायज है? किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता और वक्ता के हत्या को मैं घोर निंदा करता वसीम हूं, बारी की चाहे वो कोई भी शहादत पार्टी हुई, का हो। आतंकवादी और मैं ने कहता हूं कि वसीम बारी और की ये भी हत्या कर मालूम दी, नहीं है उस कि पर ये इनको हत्या मुस्कुराने नहीं, का ये हक था क्या? आत्महत्या हुई है। ये इनको मुस्कुरा मालूम नहीं, भी नहीं है ये वसीम बारी की आत्महत्या है। हत्या पर ये क्यों मुस्कुराए? आत्महत्या है। हमारे विधायक आपकी के हत्या मुस्कुराहट पर क्यों हमेशा अच्छी मुस्कुराए? लगती होगी। इसका आपको मतलब मुस्कुराहट नजर आता है, ये लोग मेरा शामिल चेहरा हैं। आपकी तरह नहीं। भारतीय एक जनता सेकंड, पार्टी के एक लोगों की सेकंड, तरह एक सेकंड, नहीं। आपने तो मुंह 24 में घंटे में फाइनल रिपोर्ट दे दी है, ये सुसाइड है। मैं अब बाकी नेताओं को लेके आता हूं, मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं। अवनी जैश अवस्थी, आपने अभी देखा जो कुछ हुआ आपके सामने। शाहनवाज हुसैन, जिनकी पार्टी एक परिवार होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, पार्टी एक परिवार होती है। बीजेपी परिवार के 2, 3, 4 लोगों को अगर मौत के घाट उतार दिया जाए, एक एमएलए, एक वसीम बारी, उनके पिता के उनके बड़े भाई, एक अगवा हो जाए और उसके बाद सामने वाला व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराए और कहे ये तू तलाक की बात कर रहा है, मैं इनकी बात पे बहुत गुस्सा हूं। बंगाल से लेकर कश्मीर तक संदेश क्या देना चाहते हैं? अमीश, बड़ी साफ सी बात है। पहले तो इन्होंने कहा कि वो बीजेपी का विधायक नहीं था, तो आप क्यों बोल रहे हो? ये तो इनकी समझ है भारतीय राजनीति की और संविधान की। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ है जी। अरे भैया, वसीम बारी मुसलमान ही थे, कश्मीरी थे। आज जिसका एब्डक्शन हुआ है वो भी मुसलमान है। मालूम नहीं है, हिंदू मुसलमान कहते हो, मीडिया करता सबसे पहले तुमने आके किया यहाँ पे कि हिंदू है या मुसलमान है। ये किसके दिमाग में भर दिया तुमने? अवनी जैश अवस्थी जी, आप कहां इनके ट्रैप में फंस जाते हो? मीडिया, अरे मीडिया के चक्कर में ये दिन रात खुद ही हिंदू मुसलमान सब लोग कर दिया। मैं अमीश देवगन, मुझे हैरत तो हो रही है, वो जो मंडी हाउस पे रोज संविधान बचाओ मोमबत्ती गैंग 5-7 लोग इकट्ठे होकर के मोमबत्ती जलाने पहुंच जाते थे, में घुस गया है। जिसके अगुवा ये कभी रहमानी साहब होते थे, कभी कोई और होते थे। इनको इन हत्याओं पर कहीं कोई लोकतंत्र पर आंच नजर नहीं आती। कैन यू इमेजिन? भारतीय लोकतंत्र में ये अपने आप में अजूबी घटना है कि कोई अगर लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नॉमिनेशन करने नहीं जा सकता। हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है ऑनलाइन नॉमिनेशन कर दो। ये हालत बंगाल की है इस समय। त्रिपुरा में बताइए, बंगाल की हालत ये है। 66% और हैरत होती है कि कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है? कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है क्या? क्या क्यों करेगा कोई बात विधायक कर रहे हैं? आत्महत्या? खालिद अब्दुल्ला कोई विधायक आत्महत्या क्यों करेगा? कौन बोल रहा है ये बीच में भाई? आपके बीच में बोला था क्या मैं? और मैं आप बोल रहा हूँ और पता नहीं और कोई आप कहो तो मैं माननीय, आदरणीय, सम्माननीय क्या शब्द लगाऊं आपके लिए? क्योंकि आपको तुम तो लगता है कि तुम बदतमीजी होती है। तुम कहना बदतमीजी होती है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत तुम कहना बदतमीजी होती है, जिसके कारण आपने शहनवाज हुसैन जैसे जो सबसे सोबर व्यक्ति है, सबसे सोबर व्यक्ति जो है शहनवाज हुसैन, किस तरह से लोग बैठा के सुनिए, तो मालूम है नहीं। डिबेट में बैठ के शहनवाज ने सही कहा, शहनवाज ने सही कहा कि भाई इनका परिचय तो दे दो, कौन है। पहले ही उन्होंने पूछ लिया भाई कौन है टीएमसी से, मैं जानता नहीं हूं। भारतीय जनता उन्होंने परिचय दे दिया अपने आप। समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं। आपको मैं उसकी तारीफ करूं, आप बड़े तमीजदार हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूं। आप बहुत तमीजदार है ना, आप सम्माननीय हैं, तो कम से कम दूसरों के बीच में न बोलने की समझ तो रख लो, इतनी समझ तो रख लो, इतनी तमीज रख लो कि दूसरों के बीच में एक एक करके बोलने को, दूसरों के बीच में नहीं बोला जाता, दूसरों के बीच में नहीं बोला जाता। सबको मत बोलिए खालिद अब्दुल्ला, अपनी तमीज अपने पास रखो। कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर लीजिए।
प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी की, उनके सफेद बालों का लिहाज कर लीजिए। आप कह रहे हैं अपनी तमीज अपने पास रखो। डिबेट करने के लिए आए या उम्र के लिहाज करने मुझे कोई बैठे हैं? लिहाज नहीं चाहिए, लेकिन हैरत की बात है कि पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर हो और केरल हो, यहाँ पर राजनीतिक हत्याओं का विरोध, राजनीतिक हत्याएं चूंकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की होती है, इसलिए वहां संविधान खतरे में नहीं है। ये ऐसा अजीब है जहां का पुलिस कमिश्नर के ठीक है, पक्ष में आपने एक ब्रॉडर सवाल रखा, आपने एक ब्रॉडर सवाल रखा, महत्वपूर्ण सवाल रखा। अब मुझे खालिद जी के पास जाना चाहिए। रहमानी साहब से भी आपने कुछ पूछा, मैं रहमानी साहब के पास जाऊंगा। खालिद, मेरा निवेदन है कि आप अपनी टर्न पे बोलें, सबके बीच पे ना बोलें। खालिद, एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र बंगाल में खतरे में नहीं है? आप कह रहे हैं कि आत्महत्या हो गई, आपने एकदम फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया ये आत्महत्या है। एक विधायक आत्महत्या क्यों करेगा, सुसाइड क्यों करेगा? फैसला नहीं है। और सरे बाजार करेगा सुसाइड? ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये शुरुआती जो आया है रिपोर्ट, उसका मैं बता रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी हत्या और आत्महत्या की मैं निंदा करता हूं। मैं कोई भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, मैं उस पर घोर निंदा करता हूं। क्योंकि आप तो मुस्कुरा रहे थे, निंदा क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैं मुस्कुराऊं नहीं तो मैं बैठ के रोऊं? मैं रोऊं? किसी की हत्या पे कैसे कोई मुस्कुरा सकता है? बाकी भी 4 पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, ललित अंबर साहब तो नहीं मुस्कुरा। यहाँ पे बैठ के रोऊं और आप भी कहते हैं कि यहाँ पे उम्र के लिहाज करने बैठा है या डिबेट करने बैठा है? मुझे बताओ। तो फिर दूसरे को गाली दे दीजिए, तो मैं डिबेट करूंगा। आपने बोला ये, आपने तू तड़ाक बोला अपनी जैसे अवस्थी से, तब मैंने बोला कम से कम उनके सफेद बालों का तो लिहाज कर लीजिए। मैं कभी नहीं कहा अमीश देवगन जी, मैं कभी तू तड़ाक नहीं कहा। पहले भारतीय जनता पार्टी के ये बोले तब मैं उस पे आया हूं। और ये आपके उसके दूसरे प्रवक्ता जब शुरू किए तब मैं उनसे कहा कि तू प्रवक्ता मुझे क्यों कर रहे हो आप? आपने कहा एक सेकंड देखिए एक सेकंड है, ये तू तड़ाक देखिए, जिसके परिवार के 4 सदस्य चले गए हो, आप वो जब व्यथा बता रहे होंगे, अगर आप किसी के घर पे अफसोस करने जाते हैं, किसी के घर अफसोस करके करने गए होंगे, आपकी उम्र काफी है, गए होंगे, तो वहां मुस्कुरा के बैठा तो नहीं जाता। आप भी हो तो वहां मुस्कुरा के बैठा जाता है। किसी के मैयत में गए खालिद भाई, तो वहां पे मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कब हुआ? किसी के मैयत में कोई मुस्कुराता है क्या? चेहरे से आप अगर समझ में आता है, मेरी चेहरे अभी भी आप मुस्कुरा रहे, देखिए लगता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो मैं हमेशा मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है। मेरे किसी की मौत पे नहीं मुस्कुरा सकता ना, अपनी तारीफ कर रहा है, मनुष्यत नहीं, किसी की मौत पे नहीं मुस्कुरा सकता ना ये चेहरा। टीएमसी अगर बीजेपी का एमएलए वहां मारा जाएगा, उससे मुस्कुराएगी तो जनता को क्या संदेश जाएगा? बंगाल क्या समझेगा? देश क्या समझेगा? जरा जवाब देने दीजिए। आप समझेंगे कि मैं मुस्कुरा रहा हूं? पब्लिक आपकी फोटो खींच के ट्वीट कर रही है, इसी तरह का मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे। मौतों पे मुस्कुराया नहीं जाता। मैं खुद कहता हूं कि ये घोर निंदा है। मैं खुद कहता हूं कि आत्महत्या हो या हत्या हो, मैं किसी को इस पे नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा, बहुत गलत होता है। कोई भी शाहनवाज जी एक सेकंड, कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ऑनलाइन। कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है। अभी मेरे साथ टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता है शाहनवाज हुसैन, जब बहुत व्यथित थे, दुखी थे, वो कह रहे थे हमारे परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया, कश्मीर से लेकर बंगाल तक, तब वो मुस्कुरा रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मुस्कुराने, टीएमसी के नेता से, कि आपको मुस्कुराने की क्या वजह है, उन्होंने बोला मैं रोऊं क्या, मैं तो हमेशा मुस्कुराता हूं। किसी की मैयत में कोई अगर गुजर जाता है तो वहां जाके मुस्कुराया नहीं जाता। कैलाश जी, देखिए, ये मौत के सौदागर हैं और ये हत्या करना और हत्या करके खून करके हाथ में नहीं धोना, ये टीएमसी का कल्चर पश्चिम बंगाल में बन गया है। मैं लगभग 5 साल से प्रभारी हूँ। इन 5 वर्षों में हमने 105 कार्यकर्ताओं को खोया है। कम से कम 1,500 कार्यकर्ता हमारे विकलांग हो गए। किसी की आँख चली गई, किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया, और लगभग 3,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे जेलों के अंदर झूठे अपराध में बंद हैं। टीएमसी के आपस में लोग झगड़ते हैं, मर्डर हो जाता है, और टीएमसी के गुंडे हैं और नाम बीजेपी के कार्यकर्ता का आ जाता है और उसको जेल में बंद कर देते, 302 में, 307 में, एनडीपीएस में, और कुछ नहीं तो
अफीम रख देते हैं घर में, ये वहाँ चल रहा है। और ये एक जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं ये हिंसा बढ़ती लेकिन जा रही जांच, है। लेकिन जो मुझे लगता पश्चिम है बंगाल कि सरकार ने अभी तक जांच करी है वो कह रही है कि ये आत्महत्या है देवेंद्र नाथ वाले मामले में। वो तो बिना जांच के ही सुजीत कुमार जो एसपी है उन्होंने पहले ही कह दिया था 11 बजे ही, जबकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि किसी प्रदेश की नौकरशाही का राजनीतिकरण होता है वो तो समझ में आता है, पर अपराधीकरण हो जाए और अपराधियों के साथ हत्या करके फिर उनको बचाने के लिए पुलिस लग जाए और ऊपर से सरकार उसको मदद करें, ये बंगाल में हो रहा है। और इसीलिए अब हमने पहली बार कहा है कि वहाँ धारा 356 लगना चाहिए, ये सरकार भंग होना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ही वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, नहीं तो वहाँ डेमोक्रेसी की रोज़ हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी वहाँ पर सूली पर चढ़ी हुई है। और इसलिए अगर जो प्रजातंत्र के रक्षक है, जो इस देश में प्रजातंत्र चाहते हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं से व्यथित हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आतंक की राजनीति, ये भय के आतंक की राजनीति जिस प्रकार ममता जी कर रही है, यह प्रदेश की जनता भी समझ रही है और हमारे कार्यकर्ता बहादुरी के साथ वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि बंगाल को बचाना मतलब देश को बचाना, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, बंगाल से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर हैं। अभी हमने कश्मीर में देखा वासिम बारी और उनके परिवार को मिटा दिया गया, उनके भाई को, उनके पिता को, दोनों को रौंद दिया गया, उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया, आतंकवादियों ने करा। आप बंगाल में और कश्मीर में सिमिलैरिटी देखते हैं? कि कुछ सिमिलरिटी है। मैं इस बात को, बंगाल में जो हत्याएं हो रही है, त्रिपुरा में जो हत्याएं हो रही है और केरल में जो हत्याएं हुई, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। उसका कारण मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर सीपीएम, जहाँ पर सीपीएम का राज रहा है वहाँ हिंसा का तरीका यही होता है। त्रिपुरा में भी हम देखते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को लटका देते थे जिस समय वहाँ पर सीपीएम की सरकार थी। केरल में बिल्कुल यही होता था और बंगाल में भी सीपीएम के होने के कारण यहाँ पर सीपीएम ने लगातार राज किया। वही परंपरा ममता जी ने भी प्रारंभ कर दी है। तो ये जो माओवादी हिंसा और डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं और इस प्रकार का जो कल्चर है, ये मैंने 3 राज्यों में देखा है। जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार का आतंकवाद है, वहाँ पर पाकिस्तान, लेकिन निशाने पर बीजेपी है, वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगवा किया जा रहा है। जो तिरंगा उठाते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वासिम बारी जैसे लोग, उनको मार दिया जाता है। बंगाल के अंदर बीजेपी के एमएलए को सड़क पे लटका दिया जाता है और उससे आत्महत्या बता दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जिसकी हत्या हुई है, आप यदि वहाँ के, अभी मैं डॉक्यूमेंट, अभी मैंने ट्वीट किया है, पूरे डॉक्यूमेंट मंगाए मैंने, पुलिस ने उसमें 302 का मुकदमा कायम किया है। कल होम सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि ये आत्महत्या है। ममता जी ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है कि आत्महत्या है, तो आत्महत्या का मुकदमा कायम करना था। आप कितना कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। मुकदमा कायम किया है 302 का और कह रहे हैं आप आत्महत्या है। इसका मतलब है कि पूरी कॉन्स्पिरेंसी है, षड्यंत्र है और ममता जी इन षड्यंत्रकारियों को प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जमीन खिसक गई है, जनता मेरे साथ नहीं है। टीएमसी कहती है कि हिंसा आप लोग भी करते हैं। टीएमसी कहते हैं, कैलाशी बिल्कुल संक्षेप में, समय में खत्म हो रहा है मेरा, कि हिंसा आप लोग भी करते हैं, बीजेपी भी हिंसा करती है। देखिए, बीजेपी का कहीं चरित्र नहीं रहा हिंसा का। हम आज देश के अंदर हैं, हम अनेक राज्यों के अंदर हैं, कहीं पर आपको हिंसा दिखाई देती है? बीजेपी का कभी हिंसा पे विश्वास ही नहीं रहा। हम डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और हमने प्रजातांत्रिक तरीके से ही वहाँ पर आंदोलन किया है। हमारा प्रजातंत्र पे इस विश्वास है और इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और सब जानते हैं बीजेपी को इन लोगों के प्रमाण पत्र की, टीएमसी के लोगों के प्रमाण पत्र कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने अटल जी, अडवाणी जी और अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए हमें इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, खासतौर पर आज जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं अब, मेरे साथ माजिद हैदरी और तस्नीम रहमानी और ललित अंबरदार हैं जो अभी तक बोले नहीं है इस बहस के अंदर।
मैं आपके पास आता हूं तस्लीम रहमानी और आपसे जानना चाहता हूं, और माजिद हैदरी मैं आपके पास आऊंगा। तस्लीम रहमानी, आपने सुना रक्त चरित्र बीजेपी का तो नहीं रहा, पूरे देश में बीजेपी है, लेकिन बंगाल में हमें रक्त चरित्र देखने को मिलता है। वासिम बारी के परिवार को मार दिया जाता है तब रक्त चरित्र देखने को मिलता है। क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, किसी भी किस्म की हिंसा को और खुसूसन कत्ल का कोई जस्टिफिकेशन किसी भी किस्म का, किसी नौइयत का भी हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप पूरा जिक्र कर रहे हैं आज, खास तौर पर आज की बात कर रहा हूं मैं, आप पॉलिटिकल क्लिंग्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्लिंग का इतिहास है पूरा का पूरा इस मुल्क में आधी सदी का। आज 50 साल हो गए। बिहार में ललित नारायण मिश्रा से लेके केरल तक और आज वसीम बारी तक पूरा 50 साल का हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो कत्ल हुए हैं एक दूसरे की पार्टियों के हाथों। और तो आपने उसमें वासिम बारी की हत्या हुई आपने ट्वीट किया था तस्लीम रहमानी, वासिम बारी की हत्या हुई आपने ट्वीट किया था। बंगाल के अंदर बीजेपी के एमएलए को सड़क पे लटका दिया गया, आपने ट्वीट किया था। लोकतंत्र खतरे में आया बंगाल में? जानना चाहता हूं मैं आपसे। आप सिर्फ बीजेपी को क्यों ले रहे हैं? आप बताइए। तो बीजेपी के लोगों की हत्या हुई है ना, कांग्रेस के, खुद हमारी पार्टी के ना वासिम बारी किसका था? 60 से ज्यादा लोग आरएसएस के लोगों ने कत्ल किए। आपने कोई प्रोग्राम किया था क्या? आपने किया कोई प्रोग्राम? अभी 40,000 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके हैं कश्मीर में, और क्या बंगाल में? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं आपके लिए कोई गुंडा मवाली अगर पकड़ा जाए, अगर सीए के खिलाफ जो विदेशों से पैसे लेके काम कर रहे थे वो लोग अगर पकड़े जाए, जेल में बंद हो, उनके लिए तो आप ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन वासिम बारी के लिए एक ट्वीट नहीं, बंगाल के लिए एक ट्वीट नहीं। पूरा इतिहास है, पूरी तारीख है। आज 95 साल की तारीख है बीजेपी की, और बल्कि आरएसएस की उनकी मेंटर है कि जो कत्ल में यकीन रखती है। अब नीचे समझती आरएसएस कत्ल में यकीन रखती है, अब नीचे समझती। रिस्पॉन्ड। मैं बीच में बोलना नहीं चाहता। आप ये पीएफआई क्या चीज है? मुझे याद है ये पीएफआई क्या है? ये जिसके आप प्रतिनिधि एसडीपीआई के, वो पीएफआई क्या है? जानते हैं क्या है? मैं न्यूज 18 के दर्शकों को बताता हूँ। एक जोसेफ नाम के व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पेपर बनाया अपने कॉलेज में, उसमें उसने काल्पनिक प्रश्न रखा, मोहम्मद। तस्लीम रहमानी उसके हाथ काट दिए सरेआम, उसकी पत्नी और उसकी मां के सामने। आपने आपकी काटने की बात को और उसको बचाते रहे, एचएलवी के टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजाते रहते हैं। आपको मैं आपको एक सेकंड रुकिए, आप नीचे समझती। रहमानी साहब क्या बोला आपने? त्रिशूल लेके दुकानों पे हमला करके कत्ल किया। आपके लोगों ने सेवकों की हत्या हुई है, उसकी गणना नहीं की जा सकती। आप बच नहीं सकते। रहमानी साहब आपने क्या बोला? एचएमवी के रिकॉर्ड की तरह बचाते रहते हैं। कत्ल हुआ हो या बंगाल में कत्ल हुए हो, वो सारे सब निंदनीय है। हम तो आरएसएस के लोगों के कत्ल की भी निंदा करते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो पॉलिटिकल क्लिक का शिकार हुए। माजिद हैदरी को लेके आता हूं, ललित अंबरदार को लेके आता हूं मैं। माजिद हैदरी, रहमानी साहब आपने एक वर्ड का इस्तेमाल करा, एचएमवी के रिकॉर्ड की तरह बजाते रहते हैं। जोसेफ साहब के हाथ काट दिए गए, वो एचएमवी का रिकॉर्ड है। उनकी पत्नी से पूछ के देखिए, जोसेफ साहब से पूछ के देखिए, उनकी मां से पूछ के देखिए, जब हाथ काटे जाते हैं ना तो एचएमवी का रिकॉर्ड नहीं बचता। कम से कम इंसानियत का दायरा रखें हम। तो कौन सा राष्ट्रवाद है कि जिसमें आप कत्ल को प्रमोट करते? माजिद हैदरी एंड देन ललित अंबरदार। माजिद हैदरी, आज फिर एक बीजेपी का कार्यकर्ता अगवा है, जो तिरंगा उठाएगा उसे मार दिया जाएगा, नहीं तो अगवा कर दिया जाएगा। क्यों? देखिए अमित साहब, मेरे आदत है मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं विनती करता हूं मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैं 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा और ये मैं समर्पित करता हूं शहनवाज साहब की तरफ। एक नया खौफ का माहौल है मेरे चारों तरफ, एक नया खौफ का माहौल है मेरे चारों तरफ, मुझे गैरों से तो क्या अपनों से भी डर लगता है। देखिए अमित जी, जो हम बार बार कह रहे हैं ना, बीजेपी के कार्यकर्ता, हम कहें देशवासी, इस देश के जो देश पूरा बहुत बड़ा परिवार है उसके सदस्य मारे गए हैं, वो वसीम बारी मारा गया हो या कि जो बंगाल में हुआ हो। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कश्मीर में इंसानियत सुरक्षित नहीं, लद्दाख में देश की धरती सुरक्षित नहीं, यूपी में पुलिस सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में विकास दुबे सुरक्षित नहीं, और जो बंगाल में हो रहा है ये तो गैंग वॉर है।
गैंग वॉर तो बंगाल में चल रही है, भाजपा तो फुल फ्लेज गैंग वॉर वहां चला रही है, तो गैंग वॉर का नतीजा है वहां पे। अब जब इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं, दिल्ली में देश का संविधान सुरक्षित नहीं, हमारा यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, मध्य प्रदेश को देखता हूं तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं, दिल्ली की तरफ देखता हूं तो संविधान सुरक्षित नहीं, इस देश में कुछ भी भाजपा ने सुरक्षित नहीं रखा। इसलिए अगर कृपया हमें इस देश को सुरक्षित रखना है तो देश को, भाजपा को देश से बाहर निकालना होगा। देखें, भाजपा आरएसएस की आइडियोलॉजी को देश से बाहर निकालना होगा, देश सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है, ठीक है ललित अंबरदार, इस देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मैं बोल सकता हूं? हाँ ललित अंबरदार, माजिद हैदरी को आपने सुना, कुछ भी सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। देखिए, मैं अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूंगा। अभी किसी ने, जो सबसे पहले जिनसे आपने बुलवाया, उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट दिया। डेंजरस इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये शब्द कहां से सुनने को आते हैं? ये हम इमरान खान और हाफिज सईद से सुनते हैं, पाकिस्तान से। ये शब्द हम मिडिल ईस्ट से, जो ISIS के वगैरह के जो लोग हैं, वो ऐसा शब्द बोलते हैं। वो तालिबानी लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। यही क्या जुल्म हो रहा है? क्योंकि आपने 370 हटा दिया, तो कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है, वहां पर, ये याद रखिए, कश्मीर के अंदर से मुसलमान नहीं रहते। वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जुल्म मुसलमानों के ऊपर हुआ। आप तीन तलाक हटा दिया आपने, तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो गया। आपने सीए लाया। सीए किस लिए था? पाकिस्तान के अंदर ये लोग, उनकी जबान पे ताला लगा हुआ ना, लकवा लगा हुआ है। 14 अगस्त 1947 को लाखों हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान में पैदा हुए अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे जिन्ना का समर्थन किया। बात कर रहे हैं, देश में कुछ भी सुरक्षित नहीं, कहां पाकिस्तान पहुंच गए? अरे भेजो इसको पाकिस्तान, भेजो ललित अंबरदार को पाकिस्तान भेजो। चलो यार नेपाल भेजो, नेपाल वाले तो वहां से, अब हमारे हमसायों के पास जब सुरक्षित नहीं, हमारे खुद मेडकी को भी नेपाल को नेपाल की ललकारी है। हमारी हालत क्या हो गई इस देश की हालत क्या हो गई कि मेडकी को आज हमें नेपाल ललकारता है, आज बांग्लादेश ललकार है, कार्यकर्ता इसलिए नहीं माना जा रहा कि बीजेपी का, क्योंकि वो पाकिस्तान ललकारता है, चाइना ललकार रहा है, तिब्बत ललकार रहा है। भाई क्या हो गया इस देश को? अरे सुनो, अरे क्या तुम्हारी जुबान में तुमने देखो, सब असुरक्षित है, ये देश असुरक्षित हो गया भाई, ये देश असुरक्षित कर दिया आरएसएस ने। आरएसएस ने इस देश को असुरक्षित कर दिया। तुमने औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए, इस जासूसों ने इस देश को असुरक्षित कर दिया। जो उन्होंने फिरंगियों से वादा किया था, आरएसएस ने वो पूरा किया है। माजिद हैदरी, अब सुन लीजिए 30 सेकंड। माजिद हैदरी, प्लीज कीप क्वाइट, लिसन टू हिम। तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी जहाजियों को प्रोत्साहन मिलता है, कश्मीर में कश्मीरी जहाजियों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के नाम पे वह झंडा उठाता है, उसको टारगेट किया जाता है। और अगर वो हिंदू है, जैसे अजय भारती पंडिता, उस गांव के अंदर इकलौता हिंदू था, कितने सालों से वहां पे मुसलमानों की खिदमत कर रहा था वो, और जब गोली लगी एक मुसलमान सामने नहीं आया उसको पानी पिलाने के लिए, जो वो मर रहा था। 2 आदमी इकट्ठे होते ना गांव में, अजय भारती पंडिता जिंदा होता, लेकिन वो कायर लोग, क्योंकि वो हिंदू था, कोई सामने नहीं आया। लेकिन आपके माध्यम से एक स्मारिटन आया था, एक महापुरुष आया था, जिसने थोड़ी देर के बाद आया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया, लेकिन अजय भारती पंडिता उसके बाद जिंदा नहीं रहे। लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको, आपकी जबान, आप जो लोगों को भड़का रहे हो इस्लाम के नाम पे, जिन्ना खालिद अब्दुल्ला को स्क्रीन पे लेके आइए। देखिए वासिम बारी भी एक मुसलमान था जिससे मारा गया। खालिद अब्दुल्ला, आप ही ने मुसलमानों वाली बात उठाई थी जो ललित अंबरदार ने आपको बोला। फयाज मारा गया, लेफ्टिनेंट रेवानी साहब एक सेकंड रुकिए। राइफलमैन औरंगजेब, कितनी बार फिर मैं कह रहा हूं कि किसी को मारना या कोई मरता है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अमीश देवगन जी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज पूरे देश आपने बोला भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित है। ललित अंबरदार, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से असुरक्षित है देश में। ये लोग, अरे बंगाल में आरएसएस है क्या? बंगाल में बीजेपी है। खालिद अब्दुल्ला, एक सेकंड, खालिद अब्दुल्ला को स्क्रीन पे लेके आइए। खालिद अब्दुल्ला को स्क्रीन पे लेके आइए, एक सेकंड रुकिए, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ललित अंबरदार शांत रहिए, आपने बोल लिया। शाहनवाज हुसैन को मैं लेके आना चाहता हूं। तस्लीम रमानी, आपने बोला खालिद अब्दुल्ला, बंगाल में सरकार किसकी है? आरएसएस की? किसकी सरकार है? या आपकी सरकार है?
बंगाल में सरकार किसकी है? किसी की भी सरकार हो, किसी की भी नहीं, सरकार किसकी है? हत्या करता ना है, ना मैं किसी की घोर निंदा नहीं, करता हूं। सरकार है किसकी? बोलो, लेकिन मैं बोलो फिर कह रहा हूं सरकार कि किसकी है? आज पूरे भारत बंगाल में RSS और सरकार आपकी भारत में है, RSS जिम्मेदारी और भारतीय आपकी है। जनता बंगाल पार्टी में सरकार पूरे तरह से आतंक फैलाए हुए हैं। खालिद अब्दुल्ला, आतंक किसने फैलाया बंगाल के अंदर? सरकार किसकी है? पूरे देश मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में सरकार किसकी है? बंगाल में सरकार टीएमसी की है, और टीएमसी के राज में एक विधायक को गले से लटका दिया जाता है। टीएमसी का सीनियर नेता आके कहता है तो क्या हो गया फिर इसके अंदर, और वो मुस्कुराता है। इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही मकसद है कि एक कोई भी बात आए तो पाकिस्तान के तरफ रुख कर लो ताकि हम बच जाएंगे, हमारा आज पाकिस्तान कौन गया? चला जाएगा। इसलिए मैं आज पाकिस्तान कौन गया? आप अभी आपके खालिद अब्दुल्ला, अभी आपने देखा आप रैटल्ड हो गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। खालिद भाई, खालिद अब्दुल्ला फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, करने लगे। खालिद अब्दुल्ला फ्रस्ट्रेट होके क्या क्या बोल रहे हो आप? कभी नहीं हो रहा हूं। पहले आपने बदजुबानी करी शाहनवाज हुसैन जैसे शालीन व्यक्ति के साथ, फिर आपने अपनी जैसे वस्ती से बदजुबानी करी। एक सेकंड खालिद जी सुनिए, अब आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। सरकार वहां पे टीएमसी की, आप कह रहे सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, क्यों हो? सरकार वहां टीएमसी की है। आप मुसलमानों का एंगल लेकर आए इस पूरी डिबेट के अंदर कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमान परेशान है। मैं फिर कह रहा हूं कि हत्या और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से, मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज पूरे देश में, मैं समझता हूं, आतंक फैलाए हुए हैं। ये देश की बहस है। मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ भी बोल रहे हो, आतंक फैलाए हुए हैं। चाहे वो, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आतंक फैला रहे हैं, और बंगाल के अंदर किसी को गले से पकड़ के लटका दिया जा रहा है, और वो वहां पर सम्मान दिया जा रहा है। क्या बोल रहे हो खालिद अब्दुल्ला? खालिद अब्दुल्ला क्या बोल रहे हो, और कैसे एक्सपोज कर रहे हो अपने को, अपनी पार्टी को, अपनी नेता को? यू आर एक्सपोजिंग योर लीडर बाय विद योर एवरी कमेंट। आज अगर देखा जाए तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत की राजनीति फैला रहे हैं और आपस में भाग बंटवारा की ये बात कर रहे हैं। आप बार बार उसी एंगल पर आ रहे हो, कभी नहीं बार बार बंटवारा मुसलमान वाले एंगल पर आ रहे हो। बहस वो नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हिंदू मुसलमान पे कभी बात नहीं करूंगा, आप आए, लेकिन आप फिर कह रहे हैं कि देश में अगर आप बेशर्मी के साथ आए। शाहनवाज हुसैन, अब आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, पीसीआर पुट ऑडियो को डाउन करिए। शाहनवाज जी को मैं बोलूंगा। शाहनवाज जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है, जो शख्स यहाँ आए हैं, टीएमसी के और भी लोग आते हैं, ममता जी मेरे साथ कैबिनेट में साथ में मंत्री थे, वो तमीज़ का दायरा नहीं तोड़ते। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा था, मैंने समझा आपने कश्मीर से कोई पैनलिस्ट बैठाया है, तस्लीम रहमानी साहब भी बैठे हैं और लोग। मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता, आइंदा मैं ये बैठेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूँगा। तो मैंने सिर्फ जानकारी कहा, जैसे मेरा परिचय आपने दिया, इनका परिचय दे दीजिए। तभी ये क्या कह रहे हैं, पूरे जो बात इमरान खान कह रहा है, जो हाफिज सईद फैला रहा है, जो पूरे दुनिया में बदनामी की जा रही है कि मुसलमान सब जगह परेशान हैं, इस तरह की ज़बान बोली जा रही है। और टीएमसी के नेता ने ये कहा कि हमारे जो एक विधायक वहाँ मारे गए, जो मेरी पार्टी में हैं, उनकी मौत पर और वसीम रहमानी की मौत पर जिस तरह ये मुस्कुराए, वो मारने वाला भी मुस्कुराया नहीं होगा, क्योंकि उसके वालिद मारे गए, उसका भाई मारा गया, एक उनकी अहलिया और 2 छोटे बच्चे घर में बच गए। बस 3 मर्द थे, तीनों मारे गए। उस पर भी टीएमसी के नेता मुस्कुराए। जो भी टीएमसी के लोग सुन रहे होंगे, उनको ये होना ये वो लगातार बोल रहे हैं, मौत अभी पर भी वो लगातार बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जी, वो उनका ऑडियो डाउन रखिए। दूसरी बात, मैं रहमानी साहब से कहता हूं कि आज का दिन तो ब्रिगेडियर उस्मान के, जिन्होंने नौशेरा में शहादत दी थी, उनका जन्मदिन है। रहमानी साहब ने आज भी ट्वीट नहीं किया उनके लिए, मैंने ट्वीट किया। और जब आप रहमानी साहब कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ की तंजीम चलाते हैं, तो क्या वसीम वहाँ पर जो हमारा एक मासूम वर्कर मारा गया, उस पर आपको खराज अक़ीदत रहमानी साहब कुछ कह रहे हैं। रहमानी साहब को ऑडियो ऑफ करिए। रहमानी साहब, आपको करेक्ट कर लें, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी हूँ और मैं उसी हैसियत में यहाँ पर बैठा हूँ, तो काइंडली करेक्ट योर रिकॉर्ड्स। शाहनवाज हुसैन ने आपसे एक सवाल पूछा कि कितना आपको नहीं लगता, क्योंकि अकलियत के थे वासिम बारी भी, आपको नहीं दुख हुआ
वो कोई ट्वीट तो आपका नहीं देखा और आपने पलट के बोल दिया। देखिए आपने कितनी डिबेट करी, कुछ कार्यकर्ता और मारे गए थे, कुछ कार्यकर्ता सन 1947 में मारे गए थे, कुछ कार्यकर्ता 1960 में मारे गए थे। आपने उनकी बात करी, मैं तो 2020 की बात कर रहा हूं, आज की तारीख की बात कर रहा हूं। इंसान होता है वो, जो भी बनता है वो, ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं, वो इंसान होता है। ट्वीट करा था आपने, उस्मान की बात कर रहमानी साहब, ट्वीट करा था आपने, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपने ट्वीट करा था। लेते हैं बहुत आसानी से, बड़ी अच्छी बात, एक मैसेज देते हैं, लेकिन उनकी फैमिली आजमगढ़ में किस हाल में, क्या आपको मालूम है? खुद आप ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वासिम बारी के लिए कोई ट्वीट करा? आपने वासिम बारी के लिए ट्वीट करा? आपने लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया बंगाल में जो एमएलए की हत्या हो गई? आपने कहा कि पाकिस्तान इसमें कश्मीर में जश्न मनाया गया 370 के खत्म करने के बाद। आप 5 महीने को लॉकडाउन को आप जश्न मनाना कहते हैं, जहां लोगों ने एहतजाजन अपने घर से जो बाहर कश्मीर में आप जश्न मनाना कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि 370 की वजह से वासिम बारी को मारा गया? ये तो आप खुलासा कर रहे हैं, 370 की वजह से वासिम बारी को मारा गया, ये तो आप खुद खुलासा कर रहे हैं। आपको अफसोस नहीं होता इस बात में? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आपने लोकतंत्र बचाने के नाम पे कोई मोर्चा खोला? कहाँ जाके खड़ी हुई है आपको मालूम है? अरे कश्मीर की लॉबी, कश्मीर की वो लॉबी जो अमन की आशा की दुकान चलाती थी, उनकी दुकान बंद हो गई है। आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी दुकान बंद है, पॉलिसी है वो, आपकी पार्टी अडॉप्ट कर रही है सरकार में, और आपको एक सेकंड और आप पॉलिटिकल तस्लीम रहमानी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे, या आप नहीं दे पा रहे तो बोले मेरे पास नहीं है जवाब मेरा। आप उसको कंडेम। देखिए ऑडियो भी आपका ऑफ हो गया, एक सेकंड शाहनवाज जी। जब तस्लीम रहमानी साहब जब भी डिबेट में आते हैं तो ये कहते हैं यहाँ लिंचिंग हो गई, यहाँ ये हो गया, और एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। हिंदुस्तानी होने के नाते, आप मुसलमान हिंदू में मत जाइए, वो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा में काम कर रहे थे, वो एक हिंदुस्तानी थे, भारत का झंडा जिसने उठाया उसकी हत्या हो गई, और आपने एक ट्वीट नहीं किया। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पहली बार मैंने देखा, आतंकवादी तो मुस्कुराया होगा वसीम बारी की हत्या पर, लेकिन पूरा देश रोया था। आज टीएमसी का नेता भी यहां वसीम बारी की शहादत पर मुस्कुराया। देश ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगा। किस तरह के लोगों को रखकर इस तरह से हम पर मुस्कुराओ, हमें गाली दो, चलेगा? ममता जी हमारे साथ हैं, जब मंत्री रही है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं मर्यादा नहीं तोड़ता हूं, लेकिन इसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता कि हमारे परिवार का एक सदस्य, भारत माता का एक सपूत वसीम बारी, उसके पूरा परिवार के लोगों को आतंकवादी। एक सेकंड रहमानी साहब कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड शाहनवाज, तस्लीम रहमानी आपको ऑडियो ऑफ कर रहा हूं मैं, बोलिए 10 सेकंड के लिए। आप कोई अंदाजा नहीं है, आप उनके मातम को जश्न कहते हैं, ये छंद की बात है। किनके मातम को जश्न कह रहे हैं तस्लीम रहमानी? किसके मातम को जश्न कह रहे हैं? आपसे तो एक ट्वीट ना हो सका, आपसे तो लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली थी क्या? मैंने देखी नहीं। लोग वो जो मोमबत्ती लेकर घूमते हैं, वो घूमे थे क्या? आप दिखाइए तस्लीम रहमानी को स्क्रीन पे जरा 5 सेकंड के लिए, मोमबत्ती लेके घूमे थे आप? खत्म करने के बाद 370 का रोना बंद करिए, 370 हट रहा था, हट गया, 370 का रोना बंद करिए। तेरा 370 का 370 की बरसी होने वाली है अगस्त में, 370 की बरसी होने वाली है अगस्त में, निपट गया 370। फिलहाल टक्कर में इतना ही, किसी की मैयत पर, किसी की मौत पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शालीनता के दायरे में नहीं आता, ये इंसानियत के दायरे में नहीं आता। और जब आप उस हंसी को जस्टिफाई करते हैं तो एक कैटेगरी होती है शैतान, उस कैटेगरी में आप खड़े होते हैं। नमस्कार।